इन पॉइंट्स जो अभी रेज किए हैं, आगे और भी कई पॉइंट्स मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि पोम्पियो का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि पोम्पियो का कहना इम्पोर्टेंट है, मगर जब तक पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना आए तब तक वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो पोम्पियो लेना चाहते हैं। वैसे भी 2020 अमेरिका में इलेक्शन का साल है। हाँ। और कुछ पता नहीं कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स क्या आए, क्योंकि इन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के आने पर भी अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर डिटरमिन होना है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो शायद इसी एक पेज पे रहे कि अब अमेरिकन्स को चाहिए कि चाइनीज़ को कर्टेल करें, लेकिन किस अंदाज में करते हैं वो एक अलग बात है। आपने अभी बात की जो आखिर में, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि ह्यूस्टन में यूएस ने पहले कहा कि एक सस्पिशियस जो फायर वहाँ पे लगी, उसके बाद कहा जी कि हम चाइनीज़ कॉन्सुलेट यहाँ से बंद कर रहे हैं। चाइना ने रिटेलिएट किया, गुस्से का इजहार किया, उन्होंने आज चीन में एक अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। तो ये वो तल्लकात हैं जो अपनी लो डिप पे है। मेरा ख्याल है एक क्लिंटन के दौर के बाद, चूँकि जो आपने रिचर्ड निक्सन से बात शुरू की, मुझे वो ज़माना याद है, हम लोग टीन्स हुआ करते थे और ये एक और पाकिस्तान में रहते थे, तो पाकिस्तान में ये बड़ी बहस होती थी कि पाकिस्तान बड़ा की रोल अदा कर रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, और ये वहाँ पे कहा जाता था देखिए पाकिस्तान की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। उस ज़माने में थी भी ये भी रियलिटी है। अच्छा, अब हमने, लेकिन वो सारे जो इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी अमेरिकन और चाइनीज़ की, वो उसके फ्रूट हमने देखना शुरू किए सदर क्लिंटन के ज़माने में। प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में इंडस्ट्री जाना शुरू हुई। क्लिंटन ने कहा, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि जी अब चाइना कोई थ्रेट नहीं रहा हमारे लिए, और ये बात ओबामा ने भी कही और सदर ट्रम्प भी ये बातें करते रहे, 3 साल करते रहे जी। ठीक है कि भाई माय गुड फ्रेंड एंड बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आपने कहा कि क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बेवकूफ़ी थी जो वहाँ पे गए? मैं इसको कहता हूँ कि ये बेवकूफ़ी नहीं थी, ये डॉक्टर साहब सारा खेल इंटरेस्ट का होता है। ये इन्होंने अपने इंटरेस्ट उस वक्त ये सोचे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी तरह भी वो चीप लेबर और वो सर्कमस्टांसेस आ ही नहीं सकते। चाइना की ये देखिए स्मार्टनेस भी है कि चाइना ने अगर दुनिया को अट्रैक्ट किया तो ऐसे ही नहीं कर लिया, वो भारत भी कर सकता था। भारत इस खेल में बड़ा देर से आया, देर से आने के बावजूद भी वो काम नहीं आज तक किया भारत ने इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो चाइना ने कर दिया। राइट। अच्छा, चाइना ने ये क्रेडिट तो जरूर जाता है, चूँकि डॉक्टर साहब जो कारोबारी आदमी है वो बेवकूफ़ नहीं होता। वो तो सीधा ना कैलकुलेटर पर चलता है कि भाई मुझे ये फैसिलिटीज़ हैं, पैसा इतना लगेगा, इतना आएगा, तो वो उन्होंने पैसा लगाया और कमाया। अब चाइना में भी दिन ब दिन लेबर महंगी होनी शुरू हुई, तो आपने और हमने देखा कि इंडोनेशिया, मलाइशिया, ताइवान, इवन वियतनाम, बांग्लादेश इंडस्ट्रीज़ वहाँ जान, चूँकि कारोबारी शख्स को अमेरिका, चीन, रूस की किसी की परवाह नहीं होती, वो तो अपने इंटरेस्ट देखती है कॉरपोरेशंस। अब ये देखना है डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट्स की ये जो टसल है वो कारोबारी ग्रोहों के इंटरेस्ट को कैसे डेविएट करती है। अब ये हम एक तीसरा फैक्टर भूल रहे हैं। एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, एक तरफ कारोबारी दुनिया एज इटसेल्फ है। चूँकि उन्होंने ये देखना है कि भाई हमें ये पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है दुनिया में, हम यहाँ से इंडस्ट्री लेके कहाँ जाएंगे। अगर तो चीन ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया कॉरपोरेशनों पर, तो फिर कॉरपोरेशनें तेज़ी से बाहर निकलेंगी। अगर चीन ने उन पर शिकंजा ना कसा डॉक्टर साहब ने, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी कॉरपोरेशनें ठीक है अपनी इंडस्ट्री जिसे कहते हैं ना स्प्रेड अराउंड करके मलेशिया, इंडोनेशिया भी चले, लेकिन चीन में भी रहेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि चीन की 1.4 बिलियन
कंजम्पशन जो सोसाइटी है उसको भी तो माल हमने बेचना है। ताहिर साहब यहीं पे सॉरी जी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहीं पर आपको पता है कि जी साहब ने पिछले वीक जी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने चाइना को चुना, दैट्स नंबर 1। राइट। दूसरा, चाइना इज़ द राइट प्लेस फॉर यू एंड वी विल गिव यू मोर कंसेशंस एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर दैन व्हाट यू हैड इन द पास्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जी को ये नज़र आ रहा था कि ये इंडस्ट्रियाँ बाहर आहिस्ता आहिस्ता ना चली जाएं, और उनको ये भी नज़र आ रहा है उनका जो नेबर है वियतनाम बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हाँ जी, हालांकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने चाइना के पास होंगे, उनके पास उतनी जगह नहीं है, उनके पास उतनी पॉपुलेशन नहीं है, उनकी अपनी लिमिट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि 100 इंडस्ट्रीज़ पिछले 1 साल में चाइना से जो बाहर कह रही हैं हमने जाना है, वो सारी की सारी उम्मीद थी कि इंडिया को नंबर 1 सोचेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कि वो उनको अट्रैक्ट कर सकें। वहाँ पर सिर्फ 4 इंडस्ट्रियों ने कहा कि हम आएंगे, 96 इंडस्ट्रीज़ and they have gone to the other countries including Indonesia, Malaysia, Vietnam। और यहाँ तक कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कम्बोडिया जैसे कंट्री में भी हम जाके हम खुद बिजली पैदा कर लेंगे और वहाँ पर भी लगाएंगे। ये जो इशू है ना, इसको हमने जोड़ना किसके साथ है? हमने जोड़ना है कि जो पोम्पियो साहब, चलिए पता नहीं पोम्पियो साहब 4 महीने और हैं, अगर ट्रंप साहब रहते हैं फिर तो शायद वो रहेंगे, नहीं रहते तो ऑफ कोर्स फिर पोम्पियो साहब भी नहीं रहेंगे। लेकिन आपकी एक बात तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उनका एक व्यू जब बन जाता है तो उसके साथ लड़ना प्रेसिडेंटों के लिए या पॉलिटिशियनों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही 1 हफ्ता पहले पोम्पियो साहब ने, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ बीन ए ग्रेट पार्टनर, they are an important partner of ours. I have a great relationship with my foreign minister counterpart. We talk frequently about a broad range of issues. We talked about the conflict they had along their border with China. Right. मैं चाहूँगा इसके ऊपर इसको जोड़कर आप। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो अमेरिका और भारत का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इतना अच्छा अलायंस हमें पास में कहीं नज़र नहीं आता। पास में भी अच्छे टर्म्स रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन इस वक्त उनका बहुत अच्छा अलायंस है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट अभी लद्दाख पे अपनी हाइट पे था, जब 20 भारतीय नौजवानों को शहीद किया बैक स्टैबिंग से, मैं कहूँगा चाइनीज़ ने, तो अमेरिका ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया। भारत ने स्विफ्ट एक्शन लिया, ऐप्स को बैन करने का सारा कुछ। उसके साथ साथ साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में जो जंगी मशकें शुरू की अमेरिकन ने, भारतीयों ने, इवन जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड भी किसी हद तक शामिल था, वो जो शुरू हुई उससे अमेरिका को सिग्नल मिला, तो वो थोड़ा सा अपने एग्रेसिव रवैये से वापस हटा। ये अभी की बात है, दो हफ्ते पहले की बात है। चाइना अग्रेसिव रूप से या चाइना वापस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस हटा। तो भारत को बहुत कामयाबी हुई अपनी पोजीशन मनवाने में। लेकिन आपने कहा कि अगर ये इलेक्शन सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जीतती तो जाहिर है कुछ तब्दीलियाँ तो आएंगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वाकई लगता है कि वो ये तय कर चुकी है कि अब हमने रिट्रीव करना है चाइना से। लेकिन जो बात हम पीछे डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि कितना रिट्रीव इकोनॉमिकली कर सकेंगे, बात तो ये है, बात तो इकोनॉमिकली, और कितना रिट्रीव स्ट्रेटजिकली कर सकेंगे। ये बात तो पहले भी अमेरिकन इतने अच्छे चाइना के साथ तल्लुकात के दिनों में भी कोई मिलिट्री के सौदे चीन के साथ बड़े सौदे नहीं कर रहे थे, छोटे मोटे हो रहे थे। तो वो तो खैर अब कोई चांस नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक जो है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो कॉरपोरेशन है, या फर्ज कीजिए मैकडोनल्ड है या वॉलमार्ट है या एप्पल है, ठीक है, या एप्पल है, अब ये तो ये सोच रहे हैं कि चाइना अब फॉर ड्यूरिंग द पास्ट 30 ईयर्स अब इतनी मिडिल क्लास वहाँ पे डेवलप हो चुकी है,
उनके कंज्यूमर जो हैं वहाँ पे 300-400 मिलियन बैठे हुए हैं, या जो टोटल अमेरिका की अपनी पॉपुलेशन है। लेकिन अमेरिका का कंज्यूमर उतना नहीं है, वो 100 मिलियन है। ठीक है, अमेरिका का कंज्यूमर, इसलिए कि अमेरिका में दूसरा भी सैचुरेशन पॉइंट है ना डॉक्टर साहब। अमेरिका में गाड़ियाँ लेने की कितनी ख्वाहिश है, जो कि ऑलरेडी लोगों के पास हैं गाड़ियाँ। चाइना में तो अभी ये रेस शुरू हुई है ना कुछ सालों से। अभी तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं रीजें हैं उनकी, तो अभी तो रीजों को पूरा करना है, तो मार्केट तो वहीं पर ही है। ये जो बड़ी हाई एंड कार्स होती हैं, फरारी और ये, इनकी भी सबसे बड़ी मंडी वहीं पर है। और ये जो छोटी गाड़ियाँ फोर्ड हो और ये सारी, ये भी मंडी वहीं पर है। तो चाइना कॉरपोरेशनों के लिए तो अट्रैक्शन रहेगी, वो वहाँ से डॉक्टर साहब नहीं निकलेंगे जब तक उनको निकाला ना चाहे, और जब तक उनके खिलाफ ऐसे हालात ना कर दिए जाए। ये बड़ी सीधी सी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की बात है। राइट। वो वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, उसका नुकसान वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगर इटली अपनी कारें वहाँ बेच रहा है तो इटली कोई पैसा आ रहा है ना। अगर फ्रांस बेच रहा है, यूके बेच रहा है, अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं, तो पैसा तो इनको आ रहा है ना, वहाँ पर भी जनरेट हो रहा है, चीनियों को भी जा रहा है, इनको भी आ रहा है। लेकिन ये जो अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका और चाइना के, ये नहीं आएंगे वापस कॉरपोरेशन चलने के बावजूद। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, जी, इतने रिलेशनशिप खराब होने के बावजूद भी, जो लालची कॉरपोरेशंस हैं वो वहाँ से नहीं निकलेंगी। डॉक्टर साहब, मैं लालची नहीं कहता, कारोबार होता है। नहीं, लालची, देखिए लालची क्या है कि कोई भी कॉरपोरेशन 1 साल के लिए भी अपने प्रॉफिट से नीचे आने को तैयार नहीं। डॉक्टर साहब, चलिए वो निकल भी आए, चीन को गाड़ियों की जरूरत तो है ना, 300 मिलियन गाड़ियाँ तो उनको चाहिए होगी ना, 300 मिलियन लोगों के लिए कम से कम, और आगे आगे वो तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो निकल आए, फोर्ड निकल आया, चीन ने अपनी कोई येनुआ नाम की कोई कंपनी वहाँ खड़ी कर दी गाड़ियाँ बनाने की। राइट। तो नुकसान तो फोर्ड को और अमेरिकन कंपनी को होगा ना। हम ये रेसिप्रोकल होती है चीज़। ये सिर्फ नहीं है कि चीन में जो कुछ बन रहा है उसका फ़ायदा सिर्फ चीन को ही है, उसका फ़ायदा उन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के ओरिजिन कंट्रीज़ को भी है। नहीं, that's fine, that always remains। वरना तो वो मैदान को खाली छोड़ देंगे। हाँ, ये होगा कि अब डॉक्टर साहब ये मसला नहीं है, ये जो बड़ी एप्पल का या ये मसला नहीं है, मसला है कुछ और बड़ी बड़ी चीज़ों का, डिपेंडेंसी, जैसे फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स हैं, जो अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन का कंसर्न हो सकता है। नहीं, इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है। जो रॉ मटेरियल्स हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के, वो है एक्चुअल डिपेंडेंसी। मैकडोनल्ड तो चाइना की डिपेंडेंसी है मैकडोनल्ड पे। ठीक है, आप ये बात ज़हन में रखें। उसका फायदा अमेरिकन को है। वो तो मतलब उन्होंने तो बीफ वहीं से लेना है ना, पोर्क वहीं से लेना है, चीन से लेना है, और वहीं पर ही प्रोसेस करके अपने बर्गर बनाने हैं और बेचना है, और प्रॉफिट ले आना है, और प्रॉफिट कुछ वहाँ पे लेबर में खर्च हो जाना है, कुछ इधर आ जाना है। तो वो तो डिपेंडेंसी चाइना की है इनफैक्ट। देखिए, हमें इस तरह चीज़ों को भी देखना होगा। इसमें लालच वालच का मामला नहीं होता, बड़ा कारोबार, सीधा सीधा कारोबार होता है। ठीक है, अगर मैकडोनल्ड वहाँ से निकल आएगा तो चीन की कोई मैंडरिन नाम की कंपनी वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। बर्गर ही बनाने हैं ना, बीफ को अमेरिका से तो नहीं जा रहा था ना वहाँ पे। अब उनको समझ आ गया कि बर्गर कैसे बनाने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो इकोनॉमिक्स की दुनिया है, इसके जो अपने फार्मूले हैं वो बड़े साइंटिफिक होते हैं, उसमें इमोशनलिज्म नहीं होता, साइंटिफिक होते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडेंसी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, इवन इंडिया की या कुछ और कंट्रीज़ की, वो है इन पर जो रॉ मटेरियल आता है चीन से, और नहीं है कोई डिपेंडेंसी। अब वो रॉ मटेरियल कैसे ये क्रिएट करते हैं, ये है असल में खेल। दूसरा, इसके साथ साथ जो इनकी जो डिपेंडेंसी चाइना पे हो सकती है, वो अब कम हो गई है चीप लेबर की। अब चाइना में बाय द वे चीप लेबर नहीं रही, क्योंकि जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है किसी भी कंट्री में तो उनकी वेजेस बढ़ जाती हैं। पर एट द सेम टाइम स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50% वेज। नहीं, वो तो 50% से भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन बांग्लादेश या ताइवान के मुकाबले में फॉर इंस्टेंस चाइना का लेबर तो यानी महंगा हो गया है।
तो वो जाहिर है इंडोनेशिया, मलेशिया इस तरफ कॉरपोरेशनें जाएंगी, लेकिन चीन को वो छोड़ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने अपनी गुड्स वहाँ पे, कारें बेचनी है, बर्गर बेचने हैं, अपनी फैंटेसी जो है ये नए नए स्मार्टफोन के वो वहाँ पे बिकने हैं। तो ये चलता रहेगा। ये असल में होगा डॉक्टर साहब क्या, अब मुझे जो नज़र आता है वो ये होगा कि चीन को उतना ओपन एंड नहीं मिलेगा। चीन इतना अब खुले तरीके से खेल नहीं सकेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉरपोरेशनों को जहाँ जहाँ चीन से फ़ायदा होगा वो अपना लेंगे, और चीन भी उनको इतना भोला कंट्री नहीं है, बड़े कारोबारी लोग हैं, वो भी उनको रखेंगे क्योंकि उनके ब्रांड नेम्स चाहिए, और उससे चीन को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो शराकतदारी थी कि अब असल जो इशू है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि चाइना की इन्फिल्ट्रेशन थी अमेरिका के थिंक टैंक्स में, अभी भी है, मीडिया में चाइना की इन्फिल्ट्रेशन है, एकेडेमिया में, हॉलीवुड में, हत्ता कि आपके बॉलीवुड में। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी वक्त के साथ, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं थोड़ा सा, ये तो हमने बिजनेस की बात करी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा जरा इंडिया और चाइना के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज कह रही हैं उनकी थोड़ी सी बात करें। ठीक। पोम्पियो साहब ने जो कहा वो हमें पता है। मैं आपको ना एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, जब वो पोम्पियो साहब को मिले तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी, उन्होंने कहा चाइना को एड्रेस करते हुए, यू कांट गो मेक क्लेम्स फॉर मैरी टाइम रीजन्स दैट यू हैव नो लॉफुल क्लेम टू, यू कैन नॉट थ्रेटन कंट्रीज एंड बुली देम इन द हिमालयास, यू कैन नॉट एंगेज इन कवर अप्स and co-opt international institutions like the World Health Organization। ये मैं पूछना चाहता हूँ, इस किस्म की जो चेतावनी है उसका क्या असर होता है चाइना के ऊपर? बिल्कुल डेफ ईयर का होता है या नहीं? बिल्कुल होता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल होता है। चूँकि देखिए, मैं ये यहाँ पे अभी हम इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, इकोनॉमिक्स तो जितना पॉसिबल है वो तो चलता रहेगा। उससे अगर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिकन ये तय कर लें चाइना की डिपेंडेंसी के बावजूद, तो वो तो चाइना को कंटेन कर सकते हैं, पहले भी कंटेन किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका की मिसाल मैं बार बार देता हूँ, श्रीलंका में श्रीलंका की वजह से चीनी बाहर नहीं गए, वो पीछे वेस्टर्नर आए थे। मालदीव की मिसाल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो है, इसी तरह भारत के साथ जो अलायंस है वेस्टर्नर्स का वो है, और ये बात अब तय है डॉक्टर साहब कि या तो चाइना को बहुत ही स्टूपिड हरकत करके कोई बड़ा ही खतरनाक किस्म का एग्रेशन करेगा, वहाँ पे हिमालय के, भूटान हो, नेपाल हो, भारत के उस सारे पट्टी पे, या वो पीछे हटेगा। चूँकि अगर वो अब आगे आएगा तो ये बात अभी एक छोटे से एग्रेशन के इंसिडेंट से पता चल गया चाइना को कि वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के साथ खड़ी हुई है, प्रैक्टिकली खड़ी हुई है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं, प्रैक्टिकली खड़ी हुई है। और अगर इससे बड़े लेवल का एग्रेशन कोई चाइना ने करना चाहा तो मुझे लगता है कि चाइना को बहुत ही सख्त जवाब मिलेगा। पहले भी मिल चुका है, अभी रिसेंटली मिला है, और वो इतना सख्त जवाब मिलेगा कि चीन, मेरा नहीं ख्याल कि अब आसानी से कोई एग्रेशन का सोचेगा। अगर सोचेगा तो फिर एक जंग है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक चाइना का एग्रेशन है, ये छोटा मोटा तो मैं आपको आगे भी कह देता हूँ, आज भी मैं आगे भी चलता है, छोटा मोटा अब भी कहूँगा, छोटा मोटा तो पोकिंग उसने करते ही रहना है इंडिया के साथ। देयर इज़ नथिंग, 2-4 उनके मर गए, 2-4 उनके मर गए, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है, वो चलता रहना। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त चाइना को फिक्र मुझे लग रहा है, जिसकी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि जी साहब ने कहा कि मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने चाइना को चुना, क्योंकि चाइना इज़ द बेस्ट कंट्री टू डू बिजनेस, ये उन्होंने वर्ड कहा। वो एक तो हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, दैट्स नंबर 1। दूसरा, अगर हम इसको इंडिया के साथ जोड़ें, इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया में भी इस वक्त कम से कम 200-300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ खरीद सकते हैं। ये अलग बात है कि पिछले 2-3 साल से वो काफ़ी मुसीबत में आए हुए हैं। उनका जो इस वक्त पॉकेट कैश फ्लो करने का कैश फ्लो जो है वो ना के बराबर रह गया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर इंडिया इस चीज़ को करेक्ट नहीं करता अगले 1 साल में, आई डोंट गिव मोर देन दैट 1 ईयर,
अगर वो एक साल में इस चीज़ को करेक्ट नहीं करता तो उसका फ़ायदा फिर चाइना उठाएगा जी या नहीं? नहीं, यकीनी तौर पर उठाएगा। इस वक्त लग रहा है भारत कोविड के बावजूद अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बढ़िया मीटिंग यूरोपियन यूनियन के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की और उसके रिजल्ट सामने आए हैं। और रिजल्ट्स इन मानों में जो स्टेटमेंट्स आ रही है, जो पॉलिसीज आ रही हैं कि भाई वो उन्होंने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 3 दिन पहले यूएस के साथ एक किया है समिट वर्चुअल, और उसमें उन्होंने दावत दी है कि आप आएँ। लेकिन देखने वाली बात, दावत तो देते उनको 6 साल हो गए। हाँ, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कोविड ज़रा और कंट्रोल होता है तो उसके बाद ग्राउंड पे अगर भारत फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो फैसिलिटीज़ देता है जो चाइना दे रहा है। ताहिर साहब, हिंदुस्तान में कोविड-19 पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे लोग ये कहते हैं कि इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री विद द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। दैट्स नंबर 1। इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कोविड-19 में, मैं जो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। इंडिया 19 की जो प्रैक्टिकल कोविड-19 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो लेबर माइग्रेंट करके अपने घरों में वापस चली गई है, वो लेबर है ट्रेंड। वो फैक्ट्रियों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जी पंजाब में ट्रेंड लेबर है। अब वो जो ट्रेंड लेबर चले जाती है और वो कहते हैं अब हमने नहीं आना, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने जो है फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि आप अपने गांव में रहकर भी आपको 100 दिन के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ जी, नरेगा के अंडर वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल जाती हैं और लेबर की कमी होनी शुरू हो जाती है, मुझे तो आप सिर्फ, क्योंकि आप भी काफ़ी नज़र रखते हैं इंडिया के ऊपर, अगर इंडिया ने अगले 1 साल में इकॉनमी को ठीक ना किया, और इकॉनमी ठीक करने का मतलब है जो लेबर है जिन फैक्ट्रियों से निकली वो लेबर अगर वहाँ पर ना पहुँची, हाँ जी, और कोविड-19 जो है अगर ये दिसंबर तक चला गया, जो कि कम से कम अक्टूबर तक तो जाएगा ही जाएगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अब कल हर रोज़ 5,000 आदमी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में 20 दिन में 3 मिलियन से 4 मिलियन क्रॉस कर गए। अब उसकी कंपल्शन क्या हुई? देखिए काम कैसे रोकते हैं। उसकी कंपल्शन ये हुई कि जहाँ भी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन की, वहाँ पर कम से कम 100 मिलियन जो है वो इंडक्ट होता है उस इकॉनमी में, 100 मिलियन। अब दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये कैंसिल करना पड़ा। अब वो भी वर्चुअल होगा सब कुछ जो होगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मुझे बार बार यही परेशानी है कि किस तरीके से हिंदुस्तान अगर अपनी इकॉनमी को ठीक नहीं करता, हाँ जी, और प्रैक्टिकली कंपनियों को वहाँ लाके इन्वेस्ट नहीं करवाता। इस वक्त तो देखिए एक बात तो ये समझ गए आप कि कोविड-19 में अभी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो किसी कंपनी ने कोई स्टेप नहीं लेना। ये बात हम मानते हैं, नहीं लेना तो फिर बताइए कि फिर कैसे होगा। वो तो चाइना में तो लगा हुआ है काम। देखिए डॉक्टर साहब, चाइना में काम लगा हुआ, लेकिन चाइना में भी इस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कोविड की वजह से। आप कोविड ने की बात और आप इकॉनमी की बात दोनों जोड़िए। हाँ। तो कोविड जो है वो इस वक्त सिर्फ भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। मैं कोविड के हवाले से कहता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जहाँ भारत के बड़े टॉप के एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन की थी कि जुलाई तक भारत में 2 मिलियन तक लोग मर सकते हैं। ये मेरे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद है, मैं वो चला दूंगा किसी तरह। ठीक, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके डायरेक्टर ने कहा था। मतलब ऐसे मेरे पास कम से कम 3-4 क्लिप्स मौजूद हैं, इस पर प्रेडिक्शन थी। मतलब शुक्र है कुदरत का कि ऐसा नहीं हुआ, नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर भारत में चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग और बड़ा इम्पॉसिबल सा मामला है, बहुत ही इम्पॉसिबल। मैं इवन बांग्लादेश या पाकिस्तान में भी देखता हूँ, वहाँ जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं ये कंट्रीज। तो भारत में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपने माइग्रेंट वर्कर्स की बात की, माइग्रेंट वर्कर्स चले गए। अब वो ये खबरें आ रही है कि वो बेचारे कोई जहाँ वापस गए थे वहाँ तो फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई ना, उनमें से बहुत सारे अब आ भी रहे हैं वापस। चुके आपको पता है
कोविड-19 में तो अभी मूवमेंट ही नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। अब लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन रियासतों में हो रही है मूवमेंट, वहाँ वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं वीडियो चला दूंगा। नहीं आप चला दिया, लेकिन महाराष्ट्र, एक मिनट, ये वीडियो कई बार कोई ठीक नहीं होती। देखिए, हमें पता है कि महाराष्ट्र इज नंबर 1 सफरिंग। ठीक है, अब देखिए जो नंबर 1 सफरिंग है, जैसे न्यूयॉर्क था, तो वहाँ कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, तो नहीं, फ्लोरिडा में सबसे पहले जब ये कोविड शुरू होता है अमेरिका में, तो बहुत कम थे केसेस। राइट। अब फ्लोरिडा हार्ड हिट है, नंबर 1। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही अपनी रैली जो है कैंसिल कर दी है, मतलब उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान कल ही किया। इस सारी सूरत हाल में देखिए, ये जो बात है कि अब नवंबर दिसंबर तक अपेरेंटली इकोनॉमिक इंजन जो है वो भारत में नहीं चल सकता, वो उस तरह जिस तरह चलाना चाहिए। वो तो मुमकिन भारत क्या पूरी दुनिया में मुमकिन, दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो तो इवन चाइना में भी मैं ऐसे वीडियोस, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना में बहुत सारे प्रोविंसेस में लाइफ बड़ी एहतियात से चल रही है, वो प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन इस समय से ये फ़ायदा भारतीय सरकार उठा सकती है कि पॉलिसियाँ जो हैं बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे, वो मैं ये समझता हूँ कि इनको बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए कि आओ, वेलकम, ये जोन्स हैं, यहाँ पे टैक्सेशन की ये छूट है, और आप सर्वे करना शुरू कर दें, एटलीस्ट वर्चुअल टॉक शुरू कर दें, 1 विंडो। ठीक है। शॉर्ट ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कैसे कंट्रोल करें? ब्यूरोक्रेसी को तो खैर पूरी दुनिया में कंट्रोल करना एक मसला होता है, सिर्फ भारत में नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो ब्यूरोक्रेसी की है। वो तो कहते हैं कर दो, हाँ जी, है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में फिर वहाँ पर 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वो सुस्त हाथी होता है कि जिसको मूव करने में बड़ी मुश्किल होती है। जब एक दफ़ा मूव हो जाता है ना, उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, पर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तो ये ब्यूरोक्रेसी सुस्त और अंधा हाथी होता है। मैं तो कहता हूँ जब वो लेट जाते हैं तो फिर उसका उठने का दिल नहीं करता। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है बाकायदा कानों में जो है वो चुभोने पड़ते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठे। लेकिन मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो चलिए थोड़ा सा अच्छा भी बीच में हल्का सा भी हो गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि WHO जो है जी, उसकी अब आने वाले टाइम के ऊपर इंडिया जो है वो न्यू हेड ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बन रहा है। राइट। और इंडिया ने बड़ी कोशिश की USA को ये कहकर कि हम जब वहाँ पहुँचेंगे हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन अमेरिका ने टोटल, हाँ जी, WHO से अपना नाता तोड़ लिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं परवाह नहीं करता, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूरोप हो, वो भी अपने हिसाब से अपनी ही सीधी लांग में चला जा रहा है। हाँ जी, डॉक्टर साहब, ऐसा ही होता है दुनिया में, और ऐसा होना भी चाहिए। इंडिया भी नहीं परवाह करता जहां इंडिया को परवाह नहीं करनी होती, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है, आपकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अमेरिका WHO के बारे में बहुत टफ स्टैंड ले रहा है, और WHO में बड़ी करप्शन भी हुई और बहुत बेज़ाब्तगियाँ भी हुई, लेकिन इंडिया ने कभी अमेरिका का साथ तो नहीं दिया ना इस मसले पर, क्योंकि आप ठीक कहते हैं, ठीक है। इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हुए है WHO के साथ भी, UNO के साथ भी, और बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। WHO की हर रोज़ ट्वीट और हर रोज़ वीडियो इंडिया के हक में आ रही होती है, और अमेरिका के अगेंस्ट, ठीक है। अमेरिका के अगेंस्ट भी नहीं वो हिम्मत कर पाते। कल वो सिर्फ इतना ही कहते हैं जी कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही, दुनिया को इकट्ठे होना चाहिए, ये उनका मंत्र होता है। लेकिन इस सारी डिस्कशन में डॉक्टर साहब जहां हम बात कर रहे हैं, WHO तो मैटर ही नहीं करता, फ्रैंकली मैं आपको बात, आई एग्री, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं इंडिया की एक इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बात यह है कि WHO की तरह के इदारे तो जिसे कहते हैं ना कि ये अमेरिका जैसे मुल्क वो 5 मिनट में खड़े कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इदारे, ये तो मैटर ही नहीं करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी, UNO की, WHO की, इस तरह के इदारों की एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। वाकई जब अमेरिका ही इनकी फंडिंग सबसे ज़्यादा करता है और अमेरिका को ही ये गलत गाइड करते हैं,
तो फिर अमेरिका को ये जो सोचना है बहुत लेट सोचा है अमेरिका, ये बहुत पहले सोचना चाहिए था इनके बारे में। अब तो इलेक्शन डे आ गए जी, ये सोचना चाहिए था जी, मार्च में जाके अप्रैल में एक्शन लेना शुरू किया। कहीं ना कहीं जाके एक बात तो क्लियर है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जब उनके री इलेक्शन आ जाते हैं ना तो उनकी प्रायोरिटीज़ टोटल बदल जाती हैं। वो तो खैर डॉक्टर साहब है, पॉलिटिक्स है, लेकिन मसला ये है कि जो असल एक्शन लेने हैं वो वहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी ही है। सदर ट्रंप का कह देना कि जी हम इसको बंद कर देंगे ये वो काफ़ी नहीं होता जब तक ब्यूरोक्रेसी ऑन बोर्ड ना आए। तो बहरहाल ये तो खैर अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो असल चैलेंज है वो ये है कि मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा दोबारा उसको सम अप करते हुए एक तरह से कि अमेरिका और भारत का जो अलायंस है वो इस वक्त आज के दिन जो है वो ऐसा बढ़िया अलायंस पहले नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका अपने इंडिपेंडेंट फैसले भी करेगा उस रीजन के हवाले से और भारत भी करेगा। जयशंकर जी ने अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले ही बात की है। उन्होंने कहा कि ये अगर कोई कहे कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा हैं या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने कहा ये पुरानी बातें हैं, ये पुराने फार्मूले हैं सारे के सारे। आज की सिचुएशन कुछ और है और हम इंडिपेंडेंट हैं और वाकई इंडिपेंडेंट है। मुझे याद आता है कश्मीर के मसला पे 8-10 महीने पहले एक फोरम पे लिंडसे ग्राहम ने बड़ी रूड सी बात की थी जो सदर ट्रंप के बड़े करीबी, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी तो बड़ी अच्छी है इंडिया के यहाँ, लेकिन कश्मीर के मसले पे तो वो 370 के आर्टिकल जयशंकर जी ने उनको कहा, उन्होंने कहा सेनेटर यू बेटर take care of your democracy, and I was so happy to hear that. और वो जैसे खसियानी बिल्ली की तरह ना वो मेरे पास वो वीडियो पूरे का पूरा मौजूद है। लिंडसे ग्राहम ही इज वेरी रूड का है, ठीक है। वो समझता है कि वो दुनिया की हर बात समझता है, तो वो चुप कर दिया था उन्होंने कहा कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर समझते थे, आप हमारी डेमोक्रेसी के बारे में फिक्र ना करें, आप अपनी के बारे में फिक्र करें। तो साहब एक लाइन में जी उससे पहले कि हम इंडिया यूएस टुडेज अलायंस अगेंस्ट चाइना की बात करें एक लाइट मोड में जी, ये बताइए कि ट्रंप साहब को बड़ा शौक है डिक्टेटरों के साथ बात करने का, उनकी तारीफ करने का, चाहे वो पहले जी थे जी, हाँ जी, या नॉर्थ कोरिया के थे। कल भी उन्होंने आधा घंटा हाँ जी अपने पुतिन से बात की, उनको बड़ा शौक है। ये आपको लगता है कि इस किस्म का जो शौक है कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ये शौक तो डॉक्टर साहब अमेरिका के हर प्रेसिडेंट को रहा है, सिर्फ ट्रंप साहब को। ओबामा ने कोई कम तारीफें की थी चाइनीज लोगों की? नहीं, वो देखिए वो तो रिलेशनशिप था ना। नहीं, मैं तो इस वक्त बात नहीं रिलेशन, वो बल्कि प्रैक्टिकली ज्यादा खतरनाक किया था। नहीं, नॉर्थ कोरिया तो नहीं, नॉर्थ कोरिया के मामले में मैं डॉक्टर साहब इस पे हम अलग कभी बहस करेंगे। चाइना ने अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को जैसे कहते हैं ना बैक डोर डिप्लोमेसी और फ्रंट डिप्लोमेसी करके बहुत सारी उस रीजन की जो एक टेंशन बनी हुई थी ना उससे कम कर दिया था। ये हमें बात माननी पड़ेगी, वरना हर रोज़ मिसाइल फेंकने की धमकी आ रही होती थी नॉर्थ। और उससे जो चाइना के जो बड़े करीबी कंट्रीज है ना, साउथ कोरिया और जापान, इनको इतनी प्रॉब्लम थी कि वो इनके काम रुके हुए थे। तो वो तो सदर ट्रंप ने बल्कि वो जिसे कहते हैं ना चापलूसी करके और वो करके उन्होंने ज़रा ठंडा कर दिया होगा। ये तो कामयाबी है। एंड में मैं यही बात करूंगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और यूएस सेक्रेटरी जो मिस्टर एस्पर हैं जी, इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है, आपस में ये बातें करते रहते हैं जी, बातचीत होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलायंस है जी, अगर आने वाले टाइम में ट्रंप साहब बाई चांस ना जीतें तब भी मेरा ख्याल है ये अलायंस जो है ये कायम रहेगा। बिल्कुल, ये अलायंस पक्की बात है। हाँ? ये कायम रहेगा। हाँ? इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। और चीन के साथ जो इस वक्त पॉलिसियाँ नज़र आ रही हैं वाशिंगटन की, वो भी लगता है कि 19-20 के फ़र्क के साथ अगर ट्रंप साहब री इलेक्ट ना भी हुए तो 19-20 के साथ वही इसी अंदाज से चलती रहेगी। दीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपने कमेंट्स जो है वो आप देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भी आप टैग टीवी की हेल्प कर सकें हम आपके शुक्रगुजार होंगे। और टैग टीवी के रोज़ नए प्रोग्राम जो हैं उनको भी आप ज़रूर वॉच किया करें, ताकि टैग टीवी जो है इस वक्त आगे आप लोगों की वजह से नंबर 1 बनता जा रहा है और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप इसको बहुत सुपर बना दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।